नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में सत्र के चौथे दिन सदन में गूंजा एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा। विपक्ष ने किया हंगामा, सरकार ने दिया जवाब, कहा गैस सप्लाई को लेकर सरकार गंभीर। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सीएम धामी का दो टूक, मदरसों की आड़ में नहीं चलने दी जाएगी आतंकी फैक्ट्री। कांग्रेस पर भी साधा निशाना, नहीं विपक्ष के लिए अल्पसंख्यक टूल किट। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की किल्लत के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कल से महिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ भरेगी हुंकार। प्रदेश भर में जनता के हक में उठाई जाएगी आवाज। और रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर प्रदेश भर में मचा हाहाकार। एजेंसियों पर लोगों की लगी लंबी कतार। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने गहराया संकट। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात विधानसभा सत्र की। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के चौथे दिन एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा उठाते ही सदन में हंगामा हो गया। इस मामले को लेकर विपक्ष ने जमकर सरकार पर सवाल दागे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि गैस सिलेंडर को लेकर पहाड़ की स्थिति मैदान से भी बदतर हो चली है और सरकार दावा कर रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ईरान इजरायल युद्ध के बीच वैश्विक परिस्थितियां गंभीर है, लेकिन भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। सत्र के दौरान अक्सर ही विपक्ष के विधायकों को शिकायत होती है कि सीएम धामी सदन में या तो मौजूद नहीं रहते या फिर जवाब नहीं देते, लेकिन इस बार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आए। सदन में विपक्ष के विधायकों के सवालों का सीएम धामी ने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। सदन में सीएम धामी का एक्शन दमदार, विपक्ष के विधायकों को किया खबरदार। कांग्रेस पर सीएम का तंज भरा जवाब, सदन में धामी ने दिया हिसाब किताब। बजट भाषण अगर सुना हो, थोड़ा ध्यान से सुना नहीं मेरे। हमारे साथी उन्हीं के समर्थन में उतर जाते हैं जो अतिक्रमण करते हैं, तो आखिर इनके पेट में दर्द क्यों होता है? जब जब विधानसभा का सत्र चलता है तब तब विपक्ष के विधायकों की यही शिकायत रहती है कि सीएम धामी या तो सत्र को अटेंड नहीं करते या फिर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते। लेकिन इस बार बजट सत्र के दौरान सीएम धामी एक्शन मोड में दिखे। सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों के एक एक सवाल का जवाब दिया, वो भी तंज भरे अंदाज में। गैरसैंण के मुद्दे पर सीएम धामी ने कांग्रेस के विधायक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दिया और चुटकी लेते नजर आए। प्रतिपक्ष के कई सदस्य बीच बीच में गैरसैंण का मुद्दा भी उठाते हैं। अभी हमारे लखपत बुटोला जी कह रहे थे कि हमने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। मैं आपको इसलिए उद्धत कर रहा हूं कि आप जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, इस जिले से विधायक हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर यहाँ के लिए नहीं करी हैं, लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से काम किया है। एक तो हम सबसे पहले बद्री गाय का यहाँ पर बड़ा सेंटर यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी आपने बजट भाषण अगर सुना हो, थोड़ा ध्यान से सुना नहीं मेरे या देखा नहीं, अभी पढ़ा नहीं शायद आपने। एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। उस दिन आप थे नहीं क्या? एक बजट कॉपी लीजिएगा, उसमें मैंने 3 शहर, उसमें से एक गैरसैंण और भराड़ीसैंण का एक क्षेत्र भी है, जिसको हमने कहा है हम स्मार्ट सिटी के रूप में इसको विकसित करेंगे। वहीं नकल विरोधी कानून पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर हमने नकल माफिया की रीढ़ को तोड़ने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में हम रिकॉर्ड 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में सफल रहे हैं, जो पूर्व की हमारी सभी सरकारों के कार्यकाल से 4 गुना से भी अधिक हैं। और परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि युवा पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रहे हैं। सदन में सीएम धामी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि इन आंकड़ों से विपक्ष को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये शायद उनके सिलेबस में नहीं है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को इन आंकड़ों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये उनके कोर्स के सिलेबस से बाहर का है। नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए, हमारे प्रतिपक्ष साथियों को भले ही सत्ता में रहने का अभी लंबा अनुभव प्राप्त है, हम लोग तो थोड़ा नए हैं, और देश में भी हमारा यही मोदी जी का कार्यकाल देख लिया जाए
तो ये लगातार कार्यकाल में यही तीसरा कार्यकाल उनका है। उससे पहले लगातार 60 वर्षों तक देश के अंदर एक ही पार्टी का शासन रहा है, उसमें से भी 55 से 60 वर्षों तक एक ही परिवार का शासन रहा है। वहीं सीएम धामी ने सदन में विपक्ष से सवाल पूछा कि जब लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। ये बताएंगे क्या जब हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उत्तराखंड की पवित्र धरती पर नकली मजारों को बनाकर हमारी सरकारी जमीनों को हड़पने वालों पर कार्रवाई करते हैं, तो आखिर इनके पेट में दर्द क्यों होता है। आज मुझे सम्मानित सदन को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों के खूनी पंजों से मुक्त करवाने का काम किया है। हमारे इस कदम की प्रशंसा आज पूरे देश भर में हो रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदया, हमारे इस कार्य की सराहना करने के बजाय हमारे साथी उन्हीं के समर्थन में उतर जाते हैं जो अतिक्रमण करते हैं। विधानसभा के भीतर जिस तरह से सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों के सवालों का जवाब दिया, उससे उन्होंने 2027 की अपनी लाइन क्लियर कर दी है। नकल विरोधी कानून हो, लैंड जिहाद हो या फिर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो, ये तमाम मुद्दे अक्सर ही सीएम धामी खुले मंच पर उठाते रहे हैं। और जब विपक्ष ने इन मुद्दों पर सवाल पूछा तो सीएम धामी दमदार एक्शन में जवाब देते नजर आए। रफ्तार मीडिया के लिए गैरसैंण से अशोक कुमार के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सत्र के दौरान सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर पक्ष विपक्ष के बीच बहस देखने को मिल रही है। स्थिति ऐसी है कि बयानबाजी करते समय माननीय सदन की गरिमा ही भूल गए। दरअसल धारचूला ब्लॉक प्रमुख की फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति के मामले में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जवाब दे रहे थे, तो इस दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने उत्तराखंड की जनता और मंत्री दोनों को कुपोषित बताते हुए आवाज ऊंची करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्हीं शब्दों में संसदीय कार्य मंत्री ने भी विधायक काजी निजामुद्दीन को जवाब दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर सदन की मर्यादा का ख्याल रखने की सलाह दी जा रही है। शब्दों का चयन का ध्यान रखना चाहिए और सदन में हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को पूरा देश देखता है, हम किस तरह का आचरण कर रहे हैं। हमें संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी शब्दों पर नियंत्रण करना चाहिए। ये स्थिति न पैदा हो कि जिससे कि विवाद बढ़े और एक दूसरे का भी सम्मान होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सदन की गरिमा है तो ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब विधायकों को सदन की गरिमा का ख्याल हमको जरूर रखना चाहिए। और मैं जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इसका हमेशा ध्यान रखता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि हम सभी लोगों को संसदीय भाषा का और परंपराओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इस बीच सदन में खड़े होकर सीएम धामी ने एक बार फिर साफ संदेश दे दिया कि मदरसों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री नहीं चलने दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। अवैध मदरसों पर सीएम धामी का दो टूक। मदरसों की आड़ में नहीं चलने देंगे आतंक की फैक्ट्री। धामी का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक टूल किट। इन दिनों उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन के भीतर सवाल जवाब का दौर भी जारी है। इस बीच जब विधानसभा में खड़े होकर सीएम धामी बोल रहे थे, तब उन्होंने अवैध मदरसों पर फिर एक बार ऐसा जवाब दिया जिससे उन्होंने कई लोगों को साफ संदेश दे दिया। सीएम धामी ने दो टूक कहा कि मदरसों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री को चलने नहीं दिया जाएगा। कुछ प्रतिपक्ष के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी सरकार द्वारा मुझे मदरसा शब्द से परेशानी है, इसलिए हमने अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हैं। यदि किसी भी मदरसे की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चलाई जाएगी, यदि कहीं भी शिक्षा की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सिखाई जाएंगी, तो हाँ, हमें परेशानी होगी और हम ऐसे किसी भी राष्ट्र विरोधी तत्व को देवभूमि उत्तराखंड में संकल्प लेकर पनपने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री के पास इसके सिवाय कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री को सिर्फ ये है, मतलब मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि किसी एक जगह को आतंक की फैक्ट्री नहीं बनने देंगे, मुख्यमंत्री ये बताएं कि आतंक कहाँ हो रहा था, और अगर हो रहा था, कहीं आतंक हो रहा था, आतंकवादी तैयार हो रहे थे, तो मुख्यमंत्री अपने राज्य के अंदर उस समय क्या सोए हुए थे जब ऐसा हो रहा था। सीएम धामी विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता हमें मदरसा विरोधी कहते हैं।
सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को हमेशा अपनी राजनीति का टूलकिट समझा है, उनको हमेशा वोट बैंक बनाकर रखा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय को केवल अपनी राजनीति का टूल किट समझा है, उनका केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और हमेशा अल्पसंख्यक समाज उनके टूल किट तक ही सीमित रहा, उसी के साथ हाथ थामे रहा। लेकिन हमारी सरकार चाहती है कि उनके हाथ में टूल किट नहीं बल्कि टूल किट की जगह अच्छी किताब हो, और यही बात हमारे साथियों को खटक सकती है। इसके साथ ही सीएम धामी ने मदरसा अधिनियम पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि साल 2016 में कांग्रेस सरकार के समय में उत्तराखंड मदरसा अधिनियम लागू किया गया था। कांग्रेस का मानना था कि अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुस्लिम ही है। उन्होंने बाकी अल्पसंख्यकों को इससे दूर रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2016 में कांग्रेस सरकार के समय में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम लागू किया गया था। उस अधिनियम में कांग्रेस का मानना था कि अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम समाज के लोग ही होते हैं। उन्होंने बाकी अल्पसंख्यक समाज को इससे दूर रखने का काम किया। हमारी सरकार ने इसमें सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन को भी नए कानून के अंतर्गत समान अधिकार देने का काम किया है। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण ने देवभूमि उत्तराखंड की जिस पहचान को कलंकित किया था, हमने उस कलंक को मिटाने का काम किया है। सीएम धामी कालनेमी पर भी बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उन असामाजिक तत्वों और जिहादियों पर सख्त कार्रवाई की है जिन्होंने वेश धारण करके सनातन धर्म के पालन के लिए धार्मिक यात्रा पर आने वाले लोगों से ठगी की। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उन असामाजिक तत्वों और जिहादियों पर भी सख्त कार्रवाई की है जिन्होंने छद्म वेश धारण करके सनातन के लिए आने वाले लोग, धर्म की प्राप्ति के लिए आने वाले लोग, आस्था और श्रद्धा की पावन डुबकी के लिए हरिद्वार और हमारे अन्य पवित्र स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर जाने वाले लोगों के मार्ग में बाधा बनने का काम किया। नाम बदलकर, वेश बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर वो लोगों को भरमाने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, समाज में भ्रम फैलाने का कार्य। हमने ऐसे विधर्मियों और घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड में हमने कहा हम किसी भी स्थिति में उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उन्हें वहीं पहुंचाकर दम लेंगे जहां से वो आए हुए हैं। बता दें कि धामी सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई करती आ रही है। हाल ही में मदरसा बोर्ड को भी खत्म करने का फैसला धामी सरकार ने लिया ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उचित और एडवांस शिक्षा मिल सके। हालांकि सरकार के इस एक्शन पर विपक्ष लगातार हमलावर रहा, जिसका जवाब सीएम धामी ने सदन में दिया और उठती आवाजों को शांत करने का काम किया। रफ्तार मीडिया के लिए गैरसैंण से अशोक कुमार के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि रसोई और कमर्शियल गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के बढ़ते दामों से आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है, जिसके विरोध में शुक्रवार से प्रदेश भर में प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि लोग सिलेंडर को लेके भी आज सड़कों पे आ गए हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पे लोगों को सड़क पे लेके आए, फिर कोरोना काल पे लोगों को ऑक्सीजन के लिए सड़क पे लेके आए, और आज सिलेंडर के लिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी वजह से लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। एलपीजी के गैस महंगा हो गया है, उसके खिलाफ आज कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और धरने प्रदर्शन करा। आज पूरे प्रदेशों में ऑल ओवर इंडिया ये धरने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कल से जिला वाइज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और उसके बाद लगातार धरने प्रदर्शन होंगे। अगर अगले 15 दिन में एलपीजी गैस की किल्लत ख़त्म नहीं हुई, जो प्राइस हाइक किया गया वो रोल बैक नहीं किया गया, तो इसके बाद हम राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे। रुड़की में घरेलू गैस की बुकिंग और सप्लाई को लेकर यहां लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष दीपक लखनवान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर सरकार और गैस एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गैस की नियमित आपूर्ति नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हम जो सिलेंडर के दाम 60 रुपए जो बढ़े
पत्रकार महोदय ने शाम को 4 बजे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछा कि क्या देश में इसकी किल्लत है। उन्होंने कहा अगले 55 दिन के लिए हमारे पास सफिशिएंट है, और ठीक 2 घंटे बाद गैस के दाम बढ़ जाते। क्या ये निरंकुश कंपनियां हो गई जो ना 56 इंच के मोदी जी से पूछती, ना पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछती है? बुकिंग नहीं हो रही भाई साहब। हम गैस बुकिंग कराने के लिए जैसे बुकिंग कराई तो उन्होंने मना कर दिया, वो लाइन ही नहीं चल रही, गैस की लोगों की बुकिंग बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई इस खाली सिलेंडर को बेचने चले। अब जैसे मैं बेचने जा रहा था तो मुझे जो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम बेचो मत इसे सिलेंडर को, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से गैस तैयार हो जाएगी। तो हम तो वो फिर एकदम से दिमाग में आया कि यार हमारे प्रधानमंत्री तो योग्य प्रधानमंत्री जी हैं, वो अगर गैस नाली से तैयार कर सकते हैं तो फिर क्यों बेचे इस लोहे को। तो हम आज वो फॉर्मूला पूछने आए हैं। किच्चा में प्रशासन की टीम ने इंडियन गैस गोदाम का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों ने पाया कि गोदाम में पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं और बुकिंग संख्या और सिलेंडर की आपूर्ति के बीच संतुलन बना हुआ है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों की ऑनलाइन गैस बुकिंग नहीं हो पाने के कारण वो बिना बुकिंग के ही गैस गोदाम पहुंच रहे थे, जिससे अनावश्यक भीड़ और समस्या पैदा हो रही थी। उन्होंने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए अपील की है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोगों ने पूरा का पूरा देखा ही है। यहाँ सीओ साहब और पूरी टीम हमारे साथ है और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक यहाँ पर उपलब्ध है। सुबह से जो भी लोग आए हैं उनको दिया भी गया है। होम टू जो डोर टू डोर डिलीवरी है वो भी यहाँ पर की जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे मैटर में जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन स्तर से ही इसमें निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय स्वयं इसको बार बार समीक्षा इसमें कर रहे हैं और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। जो हमारे किच्छा तहसील के अंतर्गत 7 हमारे गैस गोदाम आते हैं, उन 7 के 7 गोडाउंस में हमारी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं। लगातार हमारी टीम्स जो है वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रही हैं। बिल्कुल, अभी हमारे एचएम साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे, पूरा निरीक्षण किया गया। गैस गोदाम में पर्याप्त मात्रा में गैस है और प्लांटों से भी गैस पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रही है हमें। और ग्राहकों से कहना है कि पैनिक ना हो, अपनी बुकिंग करवाए। अभी बीच में थोड़ा सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, हो सकता है आज वो सॉल्व हो जाए तो बुकिंग आराम से होने लग जाएगी। वहीं दिनेशपुर में भी गैस सिलेंडर की कमी से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों से गैस एजेंसी पर सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है, जिसके चलते गुस्साए उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर हंगामा किया और जल्द गैस आपूर्ति बहाल करने की मांग की। जिला पूर्ति अधिकारी जी से बात हुई है और उन्होंने एकदम पोलाइटली कहा है ऐसी कोई बात नहीं है, गैस की कोई दिक्कत कोई कमी नहीं है। परंतु केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि पहले जो है ऑनलाइन करे, जो उपभोक्ता है जो कंज्यूमर है ऑनलाइन करे और ऑनलाइन करने के बाद उसको गैस दिया जाएगा। अरे ठीक है, हम कल से आए हैं यहाँ पे, गैस नहीं मिल रही है। आज भी आए हैं, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, अभी भी नहीं मिला है। अब घर में गैस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आप बोलिए कहाँ से क्या करेंगे? बच्चों के पेपर है, सब कुछ है। ऑनलाइन में भरो तो बोलते हैं कि नहीं, ऑनलाइन में हो नहीं रहा है, बुकिंग ही नहीं हो रही है। कैसे क्या हो? मोदी जी कहते हैं कि गैस है, गैस है, गैस है, किसी को परेशानी की अवस्था नहीं है, योजना नहीं है। कहाँ है गैस? गैस कहाँ है? अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा कर चर्चाओं में आने वाली उर्मिला सनावर ने एक और ऐसा खुलासा किया जिससे सूबे में सियासी पारा हाई हो गया है। इस बार उर्मिला ने किसी नेता या मंत्री पर नहीं बल्कि सीधे उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा है। आखिर क्या खुलासा किया है उर्मिला सनावर ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उर्मिला सनावर का एक और बड़ा खुलासा, सनावर के निशाने पर उत्तराखंड सरकार के किस डील की बात कर रही उर्मिला सनावर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे करने वाली उर्मिला सनावर एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार उर्मिला ने बड़ा खुलासा करते हुए उत्तराखंड सरकार को निशाने पर लिया है। उर्मिला सनावर ने सरकार को उनके 2 वादों की याद दिला दी है। उर्मिला के मुताबिक इसमें से एक पूरा हो चुका है जबकि एक अधूरा है। उर्मिला ने खुद इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। उर्मिला ने लिखा कि मैं याद दिला दूं उत्तराखंड सरकार को कि जब मैं दिल्ली से आपके साथ चली, आपने मुझसे 2 वादे किए थे, एक सीबीआई जांच और दूसरा वादा मैं यहाँ ओपन नहीं करूंगी। आप मेरे पूरे खानदान का भी एनकाउंटर कर देते, मैं तब भी आपके साथ न आती। अगर दर्शन भारती मुझे उत्तराखंड बचाने का वास्ता देकर देहरादून न लेकर आते। इसीलिए लोगों का बेवकूफ बनाना बंद करें और अपना दूसरा वादा पूरा करे धामी सरकार। उर्मिला सनावर ने अपनी बात को यहीं खत्म नहीं किया।
आगे जो लिखा वो उत्तराखंड की जनता से जुड़ा हुआ था। उर्मिला ने कहा कि जनता को दोबारा सड़क पर उतरने में देर नहीं लगती। बता दें कि उर्मिला ने अपनी जान को भी खतरा बताया, लेकिन खुद को मजबूत बताते हुए लिखा कि मेरी मौत का सोच भी मत लेना, मैंने सबकी मौत के सामान का वीडियो बनाकर रख रखा है, जो उसकी मौत के बाद अपने आप रिलीज हो जाएगा। उर्मिला ने ये भी आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी को धोखे से मारा गया था, लेकिन उसने अपनी मौत के मंजर को पहले से ही सोच रखा है। उर्मिला सनावर की इस पोस्ट ने सियासी हलकों में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने उर्मिला सनावर से कौन सा वादा किया था जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। और भी हैरानी की बात तो ये है कि सरकार और उर्मिला की मुलाकात कब हुई जो उर्मिला से वादा किया गया। सवाल ये भी है कि अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच के लिए सरकार ने खुद गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। यदि सरकार ने सीबीआई जांच 3 साल पहले ही करवा ली होती तो शायद आज ये बखेड़ा खड़ा ना होता और ना ही बीजेपी को उर्मिला सनावर के आगे यूं मजबूर होना पड़ता। बता दें कि इन दिनों प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन की कार्यवाही में भी अंकिता हत्याकांड का मुद्दा जब विपक्ष ने उठाया तो संसदीय कार्य मंत्री ने क्या जवाब दिया, वो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आज वीआईपी के बारे में बता ही दो। बता लो मान्य अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत प्रथा शुरू हो रही है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक लोग में ऐरा गहरा नत्थू खैरा कोई आरोप लगा दे और विपक्ष उसको इश्यू बना दे। अब इस पर उर्मिला सनावर ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। उर्मिला सनावर ने कहा कि जिसे आप ऐरा गहरा बता रहे हैं वो बीजेपी का विधायक रह चुका है, 45 साल बीजेपी का सक्रिय सदस्य। अब आप विधानसभा छत्र में खड़े हो, विधानसभा छत्र में हम बोल रहे हम सामाजिक आदमी हैं। अरे सुबह दुनियाल जी, हमका कोई जंगली आदमी दिखाई दे रहे हैं का? हाँ, और आप बोल रहे हो कि कोई भी ऐरा घेरा नत्थू घेरा। अरे भाई, सुरेश राठौर ज्वालापुर का पूर्व विधायक ऐरा घेरा नत्थू घेरा नहीं है। वो तो क्या बोलते हैं ना कि समय की लीला ऐसी हुई कि बेचारा ऐरा गहरा नत्थू गहरा तुम्हारे मुंह से सुन रहा है। नहीं तो सुरेश राठौर ने, हमरे पति ने भारतीय जनता पार्टी को 45 साल दिए, 45 साल। और आज ही के दिन आपको पता है कि प्रचंड बहुमत से जीत के आया था ज्वालापुर हरिद्वार से। हाँ, उर्मिला सनावर के नए खुलासे से इतना तो साफ है कि उसका चैप्टर अभी क्लोज होने वाला नहीं है। और बड़ा सवाल ये कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने वो कौन सा वादा किया जिसका जिक्र उर्मिला सनावर कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के 2 यूट्यूबर्स का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। व्लॉगर ज्योति अधिकारी और सुनीता भट्ट बीच सड़क पर कैट फाइट करती नजर आई। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस ने दोनों पर शांति भंग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। और खबर तो ये भी है कि दोनों को हवालात में ही रात गुजारनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। फिर विवादों में यूट्यूबर ज्योति अधिकारी, बीच सड़क पर यूट्यूबर्स की गुंडागर्दी, ज्योति अधिकारी और सुनीता भट्ट के बीच झड़प, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में 2 यूट्यूबर्स के बीच कैट फाइट चल रही है। दोनों व्लॉगर्स के बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच गाली गलौज और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों के बीच झड़प इतनी बढ़ी कि दोनों को ही हवालात में रात गुजारनी पड़ी। बता दें कि मामला काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला यूट्यूबर ज्योति अधिकारी और सुनीता भट्ट के बीच पहले से ही विवाद चलता आ रहा है। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाकर आरोप लगाती रही है। कई बार वो एक दूसरे और उनके परिवारों को लेकर भी भद्दे कमेंट करते रहे हैं। बुधवार शाम दोनों का आमना सामना काठगोदाम इलाके के बाजार में हुआ। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई।
कुछ ही देर में विवाद बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। बहस के दौरान दोनों ने गाली गलौज भी शुरू कर दी। एक दूसरे के पति को लेकर भी गंदी टिप्पणी की गई। सड़क पर चलते इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लोगों ने रोकने की कोशिश की। माहौल बिगड़ता देख काठगोदाम पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस दोनों महिला यूट्यूबर्स को अपने साथ काठगोदाम थाने ले गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों के खिलाफ शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि यूट्यूबर ज्योति अधिकारी हाल ही में उस समय चर्चा में आई थी जब उन्होंने उत्तराखंड के लोक देवताओं को लेकर कथित रूप से विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और हवालात में रात गुजारनी पड़ी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में हुए गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में फरार चल रहे 3 शूटर और साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गैर जमानती वारंट हासिल कर लिया है। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। बता दें कि हत्याकांड में 3 शूटर आशुतोष, विशाल और आकाश समेत उनके 3 साथी विक्रम वर्मा, यशराज और जितेंद्र कुमार फरार चल रहे हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो 2 जो युवक थे जिनके द्वारा कुछ लॉजिस्टिक्स इसमें प्रोवाइड की गई थी, उनको ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। साथ ही साथ इसमें जो मेन 6 अभियुक्त थे उनको नामजद किया गया था और लगातार उनकी गिरफ्तारी हेतु हमारी जो विभिन्न टीमें हैं वो लगातार कार्य कर रही हैं। इसमें हमारी जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम है वो भी कार्य कर रही है। तत्काल हमारे द्वारा इसमें 25,000 का इनाम भी एसएसपी महोदय के द्वारा कर दिया गया था। इसमें अब हमारे द्वारा उन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त कर लिया गया है और वारंट का एग्जीक्यूशन भी जल्द किया जाएगा और इनके विरुद्ध जो है और इनाम बढ़ाने की जो लेटर है वो हमारे द्वारा मूव कर दिया गया है। नैनीताल जिले में गर्मियों का सीजन आते ही बढ़ती आग की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए फायर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक जिले में 19 वाटर कैनन और 100 वाटर हाइड्रेंट अब जीपीएस लोकेशन और ऑपरेटर के मोबाइल नंबर से जुड़े हैं। इससे आपातकाल में नजदीकी हाइड्रेंट से तुरंत पानी उपलब्ध होगा। जितने भी हमारी मशीन और इक्विपमेंट है वो सारी मेंटेन हालत में है और हम मिनिमम फोर्स मेंटेन कर रहे हैं ताकि कोई भी हम फायर को टैकल कर सकें। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी सिचुएशन होने पे तुरंत 112 पे तुरंत कॉल किया जाए ताकि तेज़ी से रिस्पांस हो पाए। इस बार हमने एक नया लिंक डेवलप किया है जिसमें नैनीताल में जैसे कि 100 हाइड्रेंट है, उनकी GIS लोकेशन और उनके ऑपरेटर JE और AE का नंबर उसमें सेव कर दिया है ताकि अगर कोई भी सिचुएशन होती है और हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उस लिंक को खोल के हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास कौन सा हाइड्रेंट है, किस ऑपरेटर को कॉल करना है, किस JE को कॉल करना है, किस AE को कॉल करना है। नैनीताल के भीमताल में पंचायत की बैठक की गई जिसमें ग्रामीणों ने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को उठाया। शिक्षकों की कमी, पेयजल संकट, निर्माण और बिजली से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। अधिकारियों ने समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। एक BDC की बैठक होती है और जो पुरानी समस्याएं होती हैं, जैसे पिछले दिनों जहां पानी नहीं आ रहा था, बहुत सी जगह ऐसी थी तार झूल रहे थे, बिजली नहीं आ रही थी और बहुत सी जगह जैसे स्कूल में टीचर नहीं पहुंच रहे थे, टीचरों की संख्या कम थी और कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि बच्चों को कुछ जानकारी नहीं थी। तो सबको लेकर के समीक्षा बैठक यहाँ पर होती है और सारे जिले के अधिकारी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मुख्य विकास अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और निश्चित रूप से जो ऐसी बैठकें होती हैं उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन सुस्त पड़ा रहता है, जो अधिकारी सुस्त पड़े रहते हैं, वो एक्टिव मोड पर आ जाते हैं क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी आज के दिन उनको जवाब देना होता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र पंचायत भीमताल के जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वो बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी गहन अध्ययन करके वो लोग आते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। रुड़की के नगर निगम में वेतन भुगतान समेत कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है।
इनके ड्रामे चल रहे हैं आपस में। ये हर बार रोज ये बोलते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारे इंजन इन्हीं के, पार्षद इनके, नगर निगम के मेयर इनके, विधायक इनके, मुख्यमंत्री इनके, प्रधानमंत्री इनके। अगर उसके बाद भी इन्हें ज्ञापन या पत्राचार करना पड़ रहा है तो ये सबका बेवकूफ बना रहे, ये सबका बेवकूफ बना रहे टोटल। जो भी जायज मांगे इन्हें बिठाया जाए, उनको प्रस्ताव में पारित करा जाए और लागू भी करा जाए, क्योंकि ये सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है। ये पास कर देगी फिर काम नहीं करने की। जैसे हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घोषणा कर देते हैं बट होते नहीं है। क्रिकेटर कुलदीप यादव अपनी 14 मार्च को मसूरी में होने वाली शादी के लिए देहरादून पहुंच गए हैं। देहरादून पहुंचने पर बीसीसीआई के कार्यालय भी वो पहुंचे, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एसोसिएशन के पूर्व सचिव माहिम वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि पहले भी कई क्रिकेटर उत्तराखंड में शादी कर चुके हैं और इस समारोह में भी कई क्रिकेटर के शामिल होने की संभावना है। 14 तारीख को कुलदीप यादव की मैरिज है, उनका प्राइवेट फंक्शन था, तो चूँकि उनका लोकल गार्जियन हम ही हैं यहाँ पे, तो देख रहे हम ही कर रहे थे। आए तो उन्होंने बोला कि जरा ऑफिस होते हुए चले जाएँ, मिल मिलेंगे मीडिया से, मेंबर से, बूस्ट मिलता है उत्तराखंड को। बड़ी बात है, उत्तराखंड की शादी हो रही है, जो कई स्टार्स भी आ रहे हैं इसमें। और जो प्रधानमंत्री एक पहल थी कि डेस्टिनेशन वेडिंग डेवलप किया जाए, तो उस हिसाब से हो रहा है। अब देखिए कि मेरे ख्याल से पंत की सिस्टर की भी शादी यहीं पे हुई थी, मैरिज पिछले साल हुई थी उसका। हाँ, धोनी की तो हो ही चुकी, काफ़ी पहले हो चुकी है। अब डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में उधर देहरादून, उत्तराखंड, अच्छी बात है। नैनीताल के भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में गायक विशाल मिश्रा ने नीम करोली बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने कहा कि कैंची धाम पहुंचने में उन्हें किसी तरह की यातायात समस्या नहीं हुई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक सराहनीय कार्य कर रही है। सीताराम सबको, आज हम नीम करोली बाबा के दर्शन करने आए और हमारे सारे मित्रों ने बहुत मदद करी, सर लोगों ने, हम आए और पूरी तरीके से इसको बहुत ही सुलभ बना दिया हमारे लिए। ये तो अद्भुत धाम है। जितने भी लोग आप लोग हैं, आप आइए, यहाँ पर इतनी खुशी होगी आकर, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं राम जी के घर आए। सीताराम, बहुत अच्छा लगा। पुलिस और व्यवस्था की मोटिवेशन के लिए 2 लाइन गाई जाए तो मेरा एक गीत है, अभी एक हमारी फिल्म आई थी बॉर्डर, उसमें मेरा एक गीत था, वो मैं गा देता हूँ आपको। इस संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में सत्र के चौथे दिन सदन में गूंजा एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा। विपक्ष ने किया हंगामा, सरकार ने दिया जवाब, कहा गैस सप्लाई को लेकर सरकार गंभीर। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सीएम धामी का 2 टूक, मदरसों की आड़ में नहीं चलने दी जाएगी आतंकी फैक्ट्री। कांग्रेस पर भी साधा निशाना, नहीं विपक्ष के लिए अल्पसंख्यक टूल किट। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की किल्लत के विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कल से महिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ भरेगी हुंकार। प्रदेश भर में जनता के हक में उठाई जाएगी आवाज। और रसोई गैस सिलेंडर की कमी को लेकर प्रदेश भर में मचा हाहाकार। एजेंसियों पर लोगों की लगी लंबी कतार। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने गहराया संकट।